अब मैं विषय पर कंक्लूड करने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को डायस पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप डायस पर आएं और विषय को कंक्लूड करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, अधिवेशन के पहले प्रबोधन सत्र को, जो अपने आप में एक बहुत गंभीर विषय है और आज की स्थिति में सबसे ज़्यादा बहस और चर्चा का मुद्दा होना चाहिए, केवल बहस और चर्चा तक इसको सीमित ना रखा जाए, बल्कि ये मुद्दा नेशनल एजेंडा या नेशनल एजेंडे में रूपांतरित होना चाहिए। इतना महत्वपूर्ण विषय साथियों आज हमने यहाँ चर्चा के लिए लिया है। ये अधिवेशन की जो विषय बनाए गए हैं, ये केवल चर्चा या प्रबोधन तक सीमित नहीं है। हम जो लड़ाई लड़ना चाहते हैं या जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को ध्यान में रखकर साथियों हमने इन विषयों को निर्धारित किया है। साथियों, इस देश में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अपने आप को पिछड़ा वर्ग का नेता घोषित किया गया और उसके नाम पर वोट मांगे गए। ये बात अपने आप में साबित करती है कि केवल हिंदू के नाम से अब पिछड़े जातियों के वोट नहीं लिए जा सकते। एक दौर था कि जब धर्म के नाम पर, हिंदू के नाम पर ही पिछड़े जाति के लोगों को इस्तेमाल किया जा सकता था या उनके वोट धर्म के नाम पर लिए जाते थे, और ये उन्हीं लोगों के द्वारा किया गया था। बीजेपी या आरएसएस के द्वारा अब तक हिंदू के नाम का ही इस्तेमाल राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए किया जाता था, मगर 2014 के चुनाव में पहली बार वोट मांगने के लिए हिंदू कार्ड के साथ साथ में प्रधानमंत्री के रूप में जिसको उन्होंने प्रचारित किया कि ये हमारे प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट होंगे, उसको अपने जाति के आधार पर प्रचारित में लाया। ये बात अपने आप में एक सबूत है कि अब पिछड़े जाति के या जो बहुजन समाज के जो लोगों के वोट है, ये ब्राह्मणों को धर्म के नाम पर मिलना संभव नहीं है। इसलिए धर्म के अंदर भी जाति के आधार पर, पिछड़े जाति के आधार पर, खासतौर पर 2011 के समय में जो चेतना, जो जागृति जाति आधारित गिनती को लेकर पूरे देश भर में हुई थी और एक लहर सी इस देश में बनी थी, उसके बाद और लगातार जो ये जागरण का कारवा हमारे द्वारा जो लगातार किया जा रहा है, उसके प्रभाव में बहुत सारी बातें हमारे सामने आई। साथियों, ये जो विषय हमने चर्चा के लिए लिया है, ये विषय एक समीक्षा की दृष्टि से भी हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 16 नवंबर 1992 को मंडल कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया और सुप्रीम कोर्ट ने 52% ओबीसी को 27% आरक्षण दे दिया। आज उस घटना को लगभग 30 साल से ज्यादा का समय हो गया। तो इन 30 सालों के बीच में जिन पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ मिला, वो 30 साल की भी समीक्षा उनके द्वारा होनी चाहिए थी। खासतौर पर उत्तरी भारत में, जहां पर ये मंडल और कमंडल की राजनीति की युद्ध भूमि जिसको कहा जाए, ये उत्तर भारत की भूमि थी।
और जिस भूमि पर यह लड़ाई लड़ी गई, उस उत्तर भारत की भूमि पर अगर आप देखोगे, खास तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर आप देखोगे, तो आपको यह समीक्षा करने के लिए बहुत ज्यादा मटेरियल उससे मिलेगा। 6 दिसंबर 1992 को मंडल कमीशन का फैसला आने के बाद बाबरी मस्जिद गिराई गई। उस घटना को भी 30 साल से ज्यादा का समय हो गया। इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए थी, देश भर में इसके ऊपर बहस होनी चाहिए थी, इसके ऊपर लंबा डिस्कशन होना चाहिए था, मगर हमने देखा कि इस तरीके की कोई पहल नहीं हुई कि 30 साल हो गए मंडल कमीशन के फैसले को, 30 साल हो गए बाबरी मस्जिद की शहादत को। और साथियों, जब ये फैसले लगाए गए, 30 साल से ज्यादा का समय हो गया, मानकर चलिए कि 20 साल की एक पीढ़ी होती है, तो एक पीढ़ी मंडल कमीशन के फैसले के बाद अगर हम देखें तो एक पीढ़ी से ज्यादा का समय गुजर गया। राजनीति में भी इसका प्रभाव हुआ, सामाजिक आंदोलन में भी इसका प्रभाव हुआ, और इन सारी बातों की समीक्षा होनी चाहिए थी, वो समीक्षा उस गंभीरता से नहीं की गई। इसी बीच में पिछले 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का फैसला सुनाया। 16 नवंबर 1992 को पीवी नरसिम्हा राव ने 10% का आरक्षण गरीबी के नाम पर सवर्णों को दिया था। वो इंदिरा साहनी के जजमेंट में उस 10% आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। 30 साल बाद वो ब्राह्मणों ने, सवर्णों ने अपने लिए ले लिया। हमें समीक्षा इन बातों की होनी चाहिए थी कि जो मंडल के विरोधी ताकतें थी, आज वो हावी हो गई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति ही नहीं तो पूरे देश भर की राजनीति में आपको ये चित्र देखने को मिलेगा। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, खुलकर मंडल कमीशन के आरक्षण के मामले के समय में उस परिस्थिति में विरोध में थे। राजीव गांधी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को कैन ऑफ वर्म, कीड़ों से भरा हुआ जो डिब्बा है, ये पूरा गंध फैलाया जाएगा, इस भाषा में उसने मंडल कमीशन का 52% लोगों के अधिकार का विरोध किया। कैन ऑफ वर्म्स, लंबा भाषण उसने लोकसभा में उसके विरोध में किया। तो ये परिस्थितियां उस समय थी। आज क्या परिस्थितियां है साथियों? अब जब ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैलिड कर दिया। नवंबर 7 को यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया, और अभी अधिवेशन शुरू होने से 5 दिन पहले 20 तारीख को लोकसभा में एक सवाल सरकार को पूछा गया, जनगणना की क्या जरूरत होती है और आरक्षण के साथ जनगणना का क्या मामला है। मैं आपको समझा रहा हूं। अभी 20 तारीख को, ज्यादा पीछे भी जाने की जरूरत नहीं है, केवल 4 दिन पहले की बात। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इसकी जानकारी हो, कुछ लोगों को इसकी जानकारी ना हो। 20 दिसंबर को लोकसभा में एक सवाल सरकार को पूछा गया कि भाई आपने ये 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने का निर्णय लिया है, तो क्या ये निर्णय लेने के लिए या निर्णय लेते समय आपने सवर्णों का 10% आरक्षण देने के लिए कोई सर्वे किया है, या राज्यों के द्वारा इसको करने की कोई योजना आपने बनाई है? लिखित में सवाल पूछा गया कि भाई आपने 10% आरक्षण दे दिया, तो देने के लिए आपने कोई सर्वे किया था, किया है?
या आप राज्य सरकारों के द्वारा इसको कराओगे? लिखित में सवाल पूछा और इसके जवाब में केंद्र सरकार ने जवाब दिया कि ऐसा कोई सर्वे हमने नहीं किया। एक तरफ 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने के लिए किसी तरीके का कोई सर्वे नहीं, और दूसरी तरफ पिछड़ी जाति के लोगों के आरक्षण के मामले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अभी महाराष्ट्र का मामला पेंडिंग है, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, अलग अलग राज्यों के आरक्षण के मामले, खास तौर पर पिछड़े वर्ग के मामले सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, हाईकोर्ट में पेंडिंग है। तो सरकार कहती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ट्रिपल टेस्ट करना होगा। यहां संविधान में जो पहले से आरक्षण की नीति लागू है, उस नीति को लागू करने के लिए सरकार कहती है कि हमारे पास आंकड़े नहीं है, इस वजह से हम लागू नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ट्रिपल टेस्ट करो तभी हम देंगे, और ईडब्ल्यूएस के लिए सरकार को कोई जरूरत नहीं पड़ती आंकड़ों की। एक खुला दस्तावेज लोकसभा का हमारे सामने। अब साथियों, जनगणना क्यों जरूरी है? 2 साल कोविड का कारण बताकर सरकार ने सेंसस नहीं किया। 2021 फरवरी में ही सेंसस होना चाहिए था, नहीं किया। 22 खत्म होने को आया, नहीं किया। और अभी भी सरकार के द्वारा कोई नीति आरक्षण मतलब जनगणना को लेकर घोषित नहीं की। जनगणना ना करने के लिए उन्होंने कोविड का कारण बताया कि कोविड की वजह से हम लोग नहीं कर रहे, कोविड रिस्ट्रिक्शंस है, इस वजह से जनगणना नहीं कर रहे। इसी कोविड में 5 राज्यों के चुनाव हुए। उस समय सरकार को, चुनाव आयोग को किसी तरीके के कोई संकट पैदा नहीं हुए, मगर जनगणना जो घर घर जाकर करनी है, किसी तरीके का कोई मास कांटेक्ट नहीं है, हाउस टू हाउस, डोर टू डोर जाकर सेंसस करना था, इसके लिए पाबंदी लगाई। सेंसस कोई क्राउडेड कार्यक्रम नहीं है कि भीड़ में जाकर गिनती करनी है, बाजार में जाकर लोगों को गिनती करनी है, चौराहे पर लाकर लोगों को बुलाना है, डोर टू डोर जाकर सर्वे करना है, घर जाकर जाकर गिनती करनी है। कोविड का कारण बताकर नहीं कर रहे। भारत में 1961 में सेंसस हुआ, उस समय चाइना के साथ लड़ाई चल रही थी, चाइना वार चल रहा था, देश लड़ाई लड़ रहा था, मगर सेंसस जारी थी। 71 में बांग्लादेश का युद्ध चल रहा था, सेंसस चल रहा था। अंग्रेजों के समय में वर्ल्ड वॉर चल रहा था, अंग्रेज लड़ाई में एंगेज थे, उसके बावजूद भी अंग्रेजों ने भारत में वर्ल्ड वॉर के दौरान भी सेंसस करवाया। भारत ने 2 लड़ाइयों के दौरान, चाहे चाइना वार हो या बांग्लादेश वार हो, उस समय सेंसस करवाई। मगर बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार कोविड का कारण बताकर गिनती नहीं कर रही है। सवाल केवल आंकड़ों का नहीं है, जनगणना केवल आंकड़ों के लिए जरूरी नहीं होती। आंकड़े तो डेमोग्राफी के रेशो से भी पता चल जाते, उसके लिए गिनती की जरूरत नहीं है। फैमिली सर्वे होते, बहुत सारे तरीके आजकल हो गए हैं, उससे सरकार आंकड़ों की वृद्धि जो है वो कैलकुलेट कर सकती है। फिर जनगणना किस लिए चाहिए? साथियों, डेमोक्रेसी में जैसे डिबेट, डिस्कशन, डायलॉग, डिफर, इन सब की जरूरत होती है, उसी तरीके से डेमोक्रेसी में डाटा की भी जरूरत होती है। जितना डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन, डिफर होता है, डेमोक्रेसी के लिए जरूरी होता है, उतना ही डाटा जरूरी होता है। क्योंकि बगैर डाटा के कोई प्लानिंग नहीं बनेगा, बगैर डाटा की कोई वेलफेयर की स्कीम नहीं बनेगी,
अगर सरकार के पास जो बनाई गई है वेलफेयर करने के लिए, ये जो स्टेट है, इस स्टेट को कहा जाता है कि ये वेलफेयर स्टेट है, लोगों के कल्याण के लिए ये सरकार बनाई गई है, इसको कहते हैं ये वेलफेयर स्टेट है। तो जन कल्याण की नीतियां बनाने के लिए आंकड़े चाहिए, प्लानिंग के लिए आंकड़े चाहिए, अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम को इंप्लीमेंट करना है उसके लिए आंकड़े चाहिए, सोशो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने के लिए आंकड़े चाहिए। तो इन सारी चीजों के लिए आंकड़ों की जरूरत है, मगर सरकार आंकड़े जमा नहीं कर रही है, गिनने के लिए तैयार नहीं है। भारत सरकार शुरू से लेके आखिर तक 1948 में आजादी मिलने के बाद में अंग्रेजों के द्वारा जो सेंसस एक्ट बनाया गया था, उस सेंसस एक्ट में पहला बदल जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया, और उस समय से लेके आज तक एक ही जवाब दिया जा रहा है। हर बार पार्लियामेंट के सेशन में ये सवाल पूछे जाते हैं कि बैकवर्ड क्लास की सेंसस होगी क्या, कास्ट बेस्ड सेंसस होगी क्या, पिछड़े वर्ग की सेंसस होगी क्या, सरकार की क्या नीतियां है। इस सवाल बार बार सरकार को पूछा जाता है, और पिछले 80 सालों से एक ही जवाब, चाहे संविधान सभा के डिबेट आप पढ़ लो, उस समय जब ये अमेंडमेंट कर दिया गया उस समय का डिस्कशन पढ़ लो, या पार्लियामेंट का डिस्कशन सुन लो, 80 साल से एक ही जवाब हमको तोते की तरह रटाया जा रहा है कि कास्ट को, जाति को ना गिनने का फैसला एज अ पॉलिसी मैटर हमने लिया है। अंग्रेजों ने भारत में डिवाइड एंड रूल की नीति लागू की, और इस वजह से भारत का बंटवारा हुआ। अब हम भारत का कोई बंटवारा नहीं करना चाहते, इसलिए जाति को नहीं गिनेंगे। एज अ पॉलिसी मैटर वही जवाब सालों से दिया जा रहा है। अब भारत में हर चीज जाति से जुड़ी है, हर चीज जाति के आधार पर बनी है, मगर वही जवाब, वही तोने टोटके जो है ये गिनती ना करने के लिए सरकार के द्वारा अपनाए जाते हैं। अब साथियों, एक तरफ सरकार गिनती से इनकार कर रही है, दूसरी तरफ अलग अलग राज्यों में जहां बैकवर्ड पार्टियों की सरकारें हैं, या जहां बैकवर्ड लोगों का आंदोलन मजबूत है, वो लोग अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बना रहे हैं, या बहुत सारे स्टेट ने अपने अपने असेंबली में रिजोल्यूशन पारित किए कि हम अपने अपने स्टेट में कास्ट बेस्ड सेंसस करना चाहते, जाति को गिनना चाहते। लगभग मोटा मोटी पकड़कर चलिए 10 से 11 राज्यों ने विधानसभा में रिजोल्यूशन पारित किए कि हम अपने स्टेट के पिछड़े वर्ग को गिनना चाहते। स्टेट का अधिकार, क्योंकि हर स्टेट को अपने अपने राज्य के लोगों का कल्याण करने के लिए वेलफेयर स्कीम बनाने के लिए आंकड़े चाहिए। अभी अगस्त 2022 में एक सवाल केंद्र सरकार को पूछा गया, ये जो सेंसस है, ये सेंसस सेंट्रल गवर्नमेंट के शेड्यूल में शामिल है, सेंट्रल का जो शेड्यूल है उसमें शामिल है। तो एक सवाल पूछा गया कि इसको कंकरन लिस्ट में डाला जाए, स्टेट और सेंटर की जो कॉमन लिस्ट है, समावर्ती सूची है, कंकरन लिस्ट जो है, इसमें सेंसस को लिया जाए, क्योंकि राज्यों को भी अपनी जनता का कल्याण करना है, उनको वेलफेयर की स्कीम बनानी है। तो एक सवाल आया कि भाई इसको कंकरन लिस्ट में लिया जाए। तो जैसे ही ये सवाल आया तो केंद्र सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इसका जवाब दिया कि नहीं, कि हम सेंसस को कंकरन लिस्ट में डालने के लिए तैयार नहीं है। राज्य गिनना चाहते हैं, केंद्र सरकार नहीं गिनना चाहती, राज्य सरकार तैयार है गिनती करने के लिए। अलग अलग राज्यों के रिजोल्यूशन है कि वो अपने अपने स्टेट में बैकवर्ड क्लासेस की गिनती करना चाहते हैं, नहीं कर रहे। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा कि इसको कंकरन लिस्ट में डाला जाए, 7th शेड्यूल में सेंसस
शामिल है। सेंसस एक्ट जो है, ये सेंसस की जो प्रोसेस है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7वें अनुसूची में शामिल है। राज्यों ने मांग की कि इसको कंकरेंट लिस्ट में डाला जाए और हमें अपने राज्यों की जनता को गिनने का अधिकार दिया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया और कहा कि नहीं दे सकते। इसका मतलब जानते क्या है? ना गिनूंगा ना गिनने दूंगा। इसका मतलब जानते क्या है? ना गिनूंगा ना गिनने दूंगा। मोदी जी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बात यहां तक समझने वाली बात थी कि नुकसान वाली बात होगी, किसी ने ज्यादा खा लिया तो बदहजमी हो सकती है, गैस हो सकता है, इसलिए मोदी जी सेहत का ध्यान रखते हैं, इसलिए कहा होगा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मगर गिनने में कोई नुकसान नहीं है। राज्य गिनना चाहते हैं, उन्होंने कह दिया नहीं गिनने देंगे। वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बजट भी नहीं मांग रहे, अपने खर्चे से करना चाहते, नहीं कर रहे। क्योंकि मोदी जी जानते, बीजेपी जानती है, अगर राज्यों ने अपने राज्यों की सेंसस कर ली, अपने राज्यों के आंकड़े जमा कर लिए, फिर तो 70 साल से जिस राज पर पर्दा डाला है वो उड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने कह दिया कि ना गिनेंगे ना गिनने देंगे। बीजेपी अलायंस को उन्होंने नाम दिया है एनडीए। बीजेपी अलायंस को उन्होंने नाम दिया है एनडीए। अब एनडीए के तरह तरह के लॉन्ग फॉर्म हो सकते हैं, उसमें एक इसके साथ जुड़ा हुआ मैं कह सकता हूं कि उसका मतलब है नो डाटा अवेलेबल। एनडीए का और एक मतलब निकाला जा सकता है कि नो डाटा अवेलेबल, नो डेमोक्रेसी एट ऑल, नो डायलॉग एट ऑल। सरकार गिनती करने से इनकार कर रही है। अब मामला यही तक नहीं रुका है। अगस्त की मैंने आपको बात कही कि अगस्त महीने में उन्होंने कहा कि स्टेट को हम ये अधिकार नहीं देते कि वह अपने लोगों को गिने। 7 नवंबर को साथियों ईडब्ल्यूएस का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आता है और 7 नवंबर को ही सेंट्रल गवर्नमेंट एक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालती है, एक और आदेश निकालती है। और वो आदेश क्या है? सेंसस, एनपीआर और उससे जुड़ा हुआ जो डाटा है, वो सारा का सारा डाटा, जनगणना की वेबसाइट हो, एनपीआर की वेबसाइट हो, तरह तरह के डाटा मेंटेन करने वाली जो वेबसाइट हो, उन सारे जो डाटा रखने वाली जो वेबसाइट है, डाटाबेस जो है, ये डाटाबेस एंड वेबसाइट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने आनन फानन में, कितनी हड़बड़ी है, कितनी डर है, वो आपको मैं कह रहा हूं कि 7 नवंबर को सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंसस हो, एनपीआर हो, डाटाबेस हो, इस वेबसाइट को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया प्रोटेक्टेड सिस्टम के अंदर। ये जो डाटाबेस वेबसाइट है, इसको उन्होंने प्रोटेक्टेड सिस्टम डिक्लेयर कर दिया। अब कोई भी इस डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, अनऑथोराइज माना जाएगा। और अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसे 10 साल की सजा का प्रावधान घोषित कर दिया। आईटी एक्ट के अंदर उसको लाया। बड़े आश्चर्य की बात, गिनने के लिए तैयार नहीं, जो गिने हुए आंकड़े हैं वो भी छुपाने के लिए कानून बनाया। आईटी एक्ट के तहत उसको लाया कि सेंसस हो, एनपीआर हो, ये सेंसस और एनपीआर से जुड़ी हुई जो वेबसाइट है, डाटा वेबसाइट है, उन सबको, डाटा साइट्स को, वेबसाइट्स को प्रोटेक्टेड सिस्टम के अंदर लाया, आईटी एक्ट के साथ उसको जोड़ा और 10 साल की सजा का प्रावधान कर दिया। हमें यही समझ में नहीं आ रहा कि ये सरकार आंकड़ों से इतना डर क्यों रही है, आंकड़ों से इतना डर क्यों रही है। ओबीसी की गिनती, एससी एसटी की गिनती, इस देश के जितने भी भारत के नागरिक हैं
वो सारे के सारे नागरिकों की गिनती होनी चाहिए, नहीं गिने जा रहे। अब ना गिनने से हो क्या रहा है? अभी साथियों, मैंने शुरू में आपको एक बात कही थी कि 30 साल हो गए मंडल कमीशन का फैसला लागू करके। पिछड़े वर्ग के लोगों को पिछले 30 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट में आरक्षण मिल रहा है और 70 साल से ज्यादा का समय हो गया है एससी एसटी के आरक्षण को लागू होकर। कल परसों जो आंकड़े सामने आए, वो आंकड़े एक साबित करते हैं कि आरक्षण नीति को किस तरीके से सैबोटेज कर दिया गया। भारत में जो ग्रुप ए की सर्विसेज है, उस ग्रुप ए की सर्विसेज में ओबीसी की जो पोस्ट होनी चाहिए संख्या के अनुपात में 27% रिजर्वेशन के हिसाब से उसका जो नौकरी का प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, उसमें से 61% का बैकलॉग बाकी है। 61%, यानी 30 साल आरक्षण लागू होने के बावजूद भी आरक्षण की नीति को किस तरीके से सैबोटेज कर दिया गया है। 61% पोस्ट जो है, अभी जो रिक्रूटमेंट जो है उसका आंकड़ा हमारे पास है, उसमें से 61% की वैकेंसी है। शेड्यूल कास्ट 49% यानी 50% के करीब है और आदिवासी 53% के करीब। कल परसों लोकसभा राज्यसभा में बहुत सारे सवाल पूछे गए। राज्यसभा में एक सवाल केंद्र सरकार को पूछा गया कि भी भारत सरकार के प्रशासन में सेक्रेटरीट है, सेक्रेटरीट में सेक्रेटरी होता है, चीफ सेक्रेटरी होता है, एडिशनल सेक्रेटरी होते, ज्वाइंट सेक्रेटरी होते। तो उन्होंने सीधा सवाल पूछा कि भारत सरकार के सेक्रेटरीट में एससी एसटी ओबीसी और जनरल कैटेगरी के कितने सेक्रेटरी एंड ज्वाइंट सेक्रेटरी है। आंकड़े पूछे। जब आंकड़े पूछे, सेक्रेटरी की अलग पूछे थे, ज्वाइंट सेक्रेटरी की अलग पूछे थे, सरकार ने कहा कि ओबीसी के लेवल पर जो आंकड़ा हमारे पास है सेक्रेटरी एंड ज्वाइंट सेक्रेटरी का 322 के करीब के जो आंकड़े दिए, उसमें से उन्होंने कहा कि ओबीसी के सेक्रेटरी एंड ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल पर केवल 39 लोगों का रिप्रेजेंटेशन है। 2018-19 में 89 कैबिनेट सेक्रेटरी थे, 89 में एक भी नहीं था। 93 एडिशनल सेक्रेटरी थे, एक भी नहीं था। जब सरकार को आंकड़े पूछे जाते हैं तो आंकड़े देने के लिए सरकार डरती है। अब साथियों, गिनती का मामला अधिकार से जुड़ा हुआ है, गिनती का मामला बजट से जुड़ा हुआ है, गिनती का मामला सत्ता की भागीदारी से जुड़ा हुआ है। 80 साल हो गए, वो गिनने के लिए तैयार नहीं। ओबीसी की संवैधानिक पहचान है, ओबीसी की संवैधानिक मान्यता है। कमीशन तक बनाया मोदी सरकार के समय में, उन्होंने कमीशन तक बनाया, उसको संवैधानिक मान्यता दी, मगर संवैधानिक मान्यता देने के बाद में भी वो ओबीसी की गिनती नहीं कर रहे। ओबीसी की गिनती हिंदू के नाम पर कर रहे। अब साथियों, ओबीसी की गिनती हिंदू के नाम पर होगी, एससी एसटी की गिनती हिंदू के नाम पर होगी, तो ये जो गिनती एससी एसटी ओबीसी की हिंदू के नाम पर की जा रही है, इस गिनती का लाभ किसको होता है? साथियों, हिंदू के नाम पर गिनती करने का मतलब, या हिंदू के नाम पर जो गिनती की जा रही है, यह अधिकार देने का मामला नहीं, ओबीसी का अधिकार छीनने का मामला है। क्योंकि हिंदू के नाम पर ओबीसी को कोई अधिकार नहीं है। एससी एसटी को भी जो संवैधानिक अधिकार मिले हैं, वो संवैधानिक अधिकार एससी एसटी हिंदू नहीं है, इसी के आधार पर मिले हैं। 1911 में 1911 में
अलग सेंसस किया गया और उसके आधार पर पहचान की गई थी। सरकार गिन नहीं रही है और प्रचार में यह लाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ओबीसी है। 59 पेज का डॉक्यूमेंट एफिडेविट के रूप में केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के केस में सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया। 59 पेज का पढ़ लीजिए कि उसमें उन्होंने उधर क्या कहा है। वो भाषणों में ये कह रहे कि हम पिछड़े हैं, भाषणों में ये कह रहे कि हम पिछड़ों के अधिकार की बात करेंगे, मगर जहां अधिकार देने की बारी आती है वहां वो आपके समर्थन में खड़े नहीं। आंकड़े क्यों जरूरी है? अभी रोहिणी कमीशन का मामला ले लीजिए। इस देश के मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी के जो लोग हैं, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट जो लोग हैं, अति पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनके लिए सेंसस बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? रोहिणी कमीशन ने लगभग 2200 जातियों को केवल 6% आरक्षण का रिकमेंडेशन किया है। 2200 जातियों को। अब ये किस आधार पर उन्होंने ये आंकड़े निकाले? किसी को 2% दो, किसी को 4% दो, किसी को 9% दो, किसी को 10% दो। ये आंकड़े उन्होंने लाए, ये किसके आधार पर लाए? कोई आंकड़ा नहीं दिया। 2200 जातियां एमबीसी की, एक दो जातियां नहीं, 2200 जातियों को रोहिणी कमीशन ने ग्रुप ए में, जो ग्रुप 1 में जो कैटेगराइजेशन किया है उसको 2%, लगभग 1600 जातियां है। और 550 जातियां कैटेगराइजेशन में कैटेगरी 2 में डाली गई है। 534 जातियां, उनको 6%, लगभग 1674 जातियों को 2%, यानी 2200 जातियों को 8% आरक्षण रोहिणी कमीशन ने रिकमेंडेशन किया है। अब ये 2200 जातियों को 8% आरक्षण रोहिणी कमीशन ने किसके आधार पर दिया? इसका कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। तो कैटेगराइजेशन के नाम पर भी धोखेबाजी का काम बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के साथ किया जा रहा। 2023 तक रोहिणी कमीशन को एक्सटेंड कर दिया गया। तो सरकार किसी की भी आंकड़े सही तरीके से लोगों के सामने रखने के लिए तैयार नहीं। हिंदू के नाम पर गिनने की बात, हिंदू के नाम पर एससी एसटी ओबीसी का ध्रुवीकरण करने की बात वो करते हैं और उसका इस्तेमाल राजनीति के लिए, वोट लेने के लिए किया जाता है। और चुनाव खत्म होते ही ओबीसी का, एससी एसटी का कोई भी मुद्दा राजनीति के एजेंडे में नहीं रहता। इसलिए साथियों, हमें इन बातों को जानने समझने की जरूरत है कि ये गिनती का मामला, ये केवल आंकड़े गिनने का मामला नहीं है। भारत सरकार का बजट साथियों 40 लाख करोड़ का बजट है। इस बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा वेलफेयर स्कीम के लिए खर्च होता है। एससी एसटी के लिए सब प्लान बनाए जाते हैं वेलफेयर स्कीम के लिए। ये आंकड़ों के आधार पर बनते हैं। अब ओबीसी के वेलफेयर के लिए कैसे बनते हैं? एक होता है आंकड़ों के आधार पर एस्टिमेशन बनाना। अब एस्टिमेशन के लिए भी आंकड़ा जरूरी होता है। एक नया टर्म साथियों इस्तेमाल होता है, वो होता है गेस्टिमेशन। एक होता है प्रॉपर एस्टिमेशन और एक टर्म है गेस्टिमेशन। मतलब क्या? अंदाजा लगा दो और उसके आधार पर दे दो। तो मेहरबानी पर ये सारी वेलफेयर की स्कीमें चलाई जा रही है। राजनाथ सिंह ने चुनाव से पहले कह दिया कि गिनेंगे। लोगों को लगा कि कोई करे ना करे, मोदी करेंगे। चुनाव हुआ, राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, उसको हटाया और अमित शाह को गृह मंत्री बनाया। और जैसे ही अमित शाह गृह मंत्री बने, रजिस्टर ऑफ सोसाइटी ने
रजिस्ट्रार ऑफ जनरल जो है, आरजीआई जो है, वो आरजीआई ने उनको कहा कि हमारी जो जनगणना की नीति है उस नीति को कैरी ऑन करने के लिए आपसे डायरेक्शन चाहिए। अमित शाह ने कहा कि ऐसी कोई सूचना हम आपको नहीं देंगे, हम जाति आधारित गिनती नहीं करेंगे। वोट ले लिए, 5 साल का मामला खत्म हो गया। तो ये सारा का सारा मामला अपने आप को पिछड़े वर्ग का कहना और पिछड़े वर्ग के नाम पर लोगों से वोट मांगना और वोट मांगने के बाद उसका इस्तेमाल करना, ये राजनीति, इस्तेमाल करने की राजनीति है। अब साथियों, यही राजनीति जनगणना के नाम पर एमबीसी की जातियों के साथ रोहिणी कमीशन के कैटेगराइजेशन के मुद्दे को लेकर भी की जा रही, क्योंकि जिनके पास आंकड़े नहीं है उनको कंफ्यूज करना, उनको दिशाहीन करना आसान हो जाता है। आंकड़े किसी के पक्ष में नहीं होते, आंकड़ों का कोई पक्ष नहीं होता, आंकड़ों का कोई पक्ष नहीं होता, वो निष्पक्ष होते। जो भी उसकी समीक्षा करे वो उसके समर्थन में, तर्क के समर्थन में उसका इस्तेमाल करे, वो आंकड़े अपने समर्थन में खड़े कर सकता है। आंकड़ों का गणित ब्राह्मणों के समर्थन में नहीं, इसलिए वो ओबीसी की गिनती, एससी एसटी की गिनती नहीं करना चाहते। साथियों, ये गिनती का सवाल केवल एससी से, एसटी से या ओबीसी से या इस देश के 85% लोगों से जुड़ा हुआ है, केवल ओबीसी से नहीं है। इसलिए देश में जाति आधारित गिनती की जरूरत क्यों है? 2011 की सेंसस में शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन 16.6% था। आदिवासियों का पॉपुलेशन जो है ये 8.6% था। यानी शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन 16.6% है, एससी को मिलने वाला रिजर्वेशन 15% है, एससी का 1.6% का रिजर्वेशन जो उनको संख्या के अनुपात में मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। आदिवासी 7.5% है, उनको 7.5% दिया जाता था। 2011 की सेंसस में आदिवासियों की जनसंख्या 8.6% है, आदिवासियों को भी उनकी जनसंख्या के अनुपात में 8.6% मिलना चाहिए, नहीं दिया जा रहा। तो लगभग 2.5% एससी एसटी का जो रिजर्वेशन का जो शेयर है ये भी संख्या के अनुपात में मिलना चाहिए, नहीं दिया जा रहा। और ये भी 2011 के आंकड़े। भारत सरकार पिछले 10-11 पुराने आंकड़े, 11-12 साल पुराने आंकड़ों के आधार पर नीतियां बना रहे। पुराने आंकड़ों के आधार पर वर्तमान में नीतियां नहीं बनाई जा सकती, वो नहीं कर रहे, क्योंकि वो जानते हैं आंकड़े उनके समर्थन में नहीं है। अगर ओबीसी की गिनती की जाए, एससी एसटी की गिनती की जाए, उनके आंकड़े लोगों के सामने रखे जाए, तो आजादी के 75 साल के नाम पर जो धोखा उनके साथ किया है वो समझ में आएगा। साथियों, छत्तीसगढ़ में मैं संगठन के काम के लिए, अधिवेशन के लिए गया था। वहां हमने छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बनाई गई स्कीमों का एक बैनर वहां पर देखा। छत्तीसगढ़ सरकार भारत की पहली सरकार है जो गोबर खरीदने का काम कर रही है, गोमूत्र खरीदने का काम कर रही है, और 2 रुपए किलो से गोबर खरीदा जा रहा है, 4 रुपए लीटर से गोमूत्र खरीदा जा रहा है। जब मैंने ये बैनर, बड़ा सा होर्डिंग बघेल सरकार का वहां पर लगाया हुआ देखा कि 2 रुपए किलो से गोबर खरीदा जा रहा है, तो मैंने मोबाइल में छत्तीसगढ़ सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट निकाली और वहां पर बीपीएल के लिए, एपीएल के लिए जो चावल दिया जाता है वो कितने रुपए किलो से दिया जाता है उसका डाटा देखा। बहुत सारे राज्य सरकारों के द्वारा बीपीएल के लिए चावल और गेहूं दिया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार में 1 रुपए किलो से चावल दिया जा रहा है, किसी स्टेट में 2 रुपए किलो होगा। मैं परेशान हो गया कि चावल 1 रुपया किलो
और गोबर 2 रुपया किलो। आजादी के 75 साल में किसने ज्यादा तरक्की कर ली? गोबर उठकर चावल के बराबरी में आ गया या चावल गिरकर गोबर बराबरी के आ गया? सवाल आपको है कि 75 साल में किसकी तरक्की हो गई? गोबर उठकर चावल के बराबर आ गया या चावल गिरकर गोबर के नीचे आ गया? ये तरक्की देश की 75 सालों में हुई है। और यह पिछड़े वर्ग के साथ जो धोखा उस समय किया गया था, वो धोखा अभी भी किया जा रहा है। उस समय में भी वादे किए गए थे, इस समय में भी वादे किए जा रहे। उस समय में भी जुमले थे, इस समय में भी जुमले हैं। और इन सारी बातों को ध्यान में रखकर साथियों, हमें अपने आंदोलन की रणनीति बनानी पड़ती है। पिछड़े वर्ग के लोगों को, जो 52% के लोग हैं, इनकी गिनती नहीं की जा रही, एमबीसी की गिनती नहीं की जा रही। अब जिसकी गिनती नहीं होगी उसका अधिकार नहीं होगा, जिसका अधिकार नहीं होगा उसका विकास नहीं होगा। तो आजादी के लोकतंत्र में उसका हिस्सा केवल वोटर के रूप में होगा और बाकी किसी चीज के लिए उसका कोई उपयोग नहीं होगा। इसलिए साथियों, आने वाली जनगणना के लिए हम लोगों ने निर्णय किया कि अगर इस जनगणना में ओबीसी की गिनती नहीं की जाती तो जनगणना के कार्यक्रम पर बहिष्कार डालने के लिए पूरे देश भर में हम लोग एक बड़ा सा आंदोलन चलाएंगे। उस आंदोलन में देश भर की जो जातियां, पिछड़े वर्ग की जातियां है और उन जातियों में काम करने वाले संगठन है, उन संगठनों को जोड़कर देश भर में इसके लिए एक बड़ा सा आंदोलन खड़ा करेंगे कि जाति की गिनती नहीं होती तो जनगणना नहीं होगी। उस जनगणना के कार्यक्रम को किसी भी स्थिति में नहीं होने देंगे अगर उसमें पिछड़े वर्ग की गिनती नहीं होती। उसका विस्तारित कार्यक्रम साथियों घोषित किया जाएगा। पिछड़े वर्ग के अधिकारों से जुड़ा हुआ यह मामला है, उसके पहचान से जुड़ा हुआ यह मामला है, उसके भागीदारी से जुड़ा हुआ यह मामला है। यह साधारण मामला नहीं है। 20 बार जानवरों को गिना, 20 बार। ये हमारे उत्तर प्रदेश से साथी आए हैं। उन्नाव जिले में एक केस बना, एक चूहे को पानी में डाला गया। उत्तर प्रदेश के साथियों को पता होगा, एक चूहे को किसी ने पानी में डाला। जानवरों के लिए कल्याण करने वाली संस्था के एक कार्यकर्ता ने उसे देखा, उस चूहे को पानी में डालने वाले आदमी के ऊपर एफआईआर कर दिया गया। सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स के हाथों से चूहे का पोस्टमार्टम करवाया गया। एक चूहे का सुपर क्लास 1 ग्रेड के डॉक्टरों से उसका फॉरेंसिक पोस्टमार्टम करवाया गया। कॉज ऑफ डेथ, किस वजह से ये मरा। तो जानवरों के लिए इतनी सारी व्यवस्थाएं, 19-20 बार जानवर गिने गए और पिछड़े वर्गों को गिन नहीं रहे। ये मामला केवल गिनती का नहीं, ये मामला हक और अधिकार से जुड़ा हुआ मामला है। इस मामले को ध्यान में रखकर साथियों, हमें ध्यान में रखकर काम करना होगा। अगर ये मामला खड़ा हो जाता है जनगणना का, पिछड़े वर्ग की गिनती का मामला खड़ा होता है, तो इस देश में आरएसएस के द्वारा ये जो धर्म के आधार पर सांस्कृतिक और धार्मिक राष्ट्रवाद का जो हवा खड़ा करने का जो काम किया जा रहा है, ये धर्म और संस्कृति के नाम पर जो राष्ट्रवाद का हवा खड़ा किया जा रहा है, ये अगर ओबीसी की जनगणना का मुद्दा राष्ट्रीय आंदोलन में खड़ा हो जाता है, ये आरएसएस का जो सारा का सारा जो धर्म और संस्कृति के नाम पर जो राष्ट्रवाद निर्माण करने का जो हवा है, एक झटके में खत्म हो जाएगा और इस देश में पिछड़े वर्ग का एक आंदोलन का उभार होगा और वो उभार ही इस देश के धार्मिक प्रतिक्रांति को रोकने का काम करेगा। हमने ये जो सब्जेक्ट रखा है साथियों, सत्य शोधक आंदोलन का पुनर्जीवन, ये इसी के साथ जुड़ा हुआ है। आज पिछड़ा वर्ग, ये पिछड़ा वर्ग अपनी ज्योतिराव फूले की, साहू महाराज जी की, पेरियार की, ललित सिंह यादव की, कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत, जो उसको इतनी लंबी विरासत मिली है, इस समस्त बहुजन महापुरुषों की विरासत मिली है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जिसको लीड किया, वो सारी की सारी विरासत जो उसके पास है,
उस विरासत को आधार बनाकर उसको लड़ाई लड़ने के लिए तैयार करना होगा। वो लड़ाई लड़कर ही वो अपने हक अधिकार हासिल कर सकता है। ब्राह्मण के खेमे में शामिल होकर हमें कोई अधिकार, पिछड़े वर्ग को कोई अधिकार मिलने वाला नहीं है, ये बात ब्राह्मण जानता है। इसी वजह से ब्राह्मण इस विचारधारा का प्रभाव यानी परिणाम, इस सामाजिक क्रांति का प्रभाव और परिणाम पिछड़े वर्ग के अंदर ना हो, इसके लिए लगातार काम कर रहा है। ये जनगणना का मुद्दा ये पहचान और अस्मिता के साथ अगर खड़ा हो जाए, खड़ा कर दिया जाए, तो बहुत बड़ी क्रांति की प्रक्रिया साथियों इसके साथ जुड़ी है। इसको करने के लिए हम लोगों को लड़ाई लड़ने के लिए तैयार करना होगा। ये अगर होता है, ये करना है, करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। इसको करने के लिए पूरे देश भर में लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी साथियों देश भर के कार्यकर्ताओं को, जो समाज के अंदर इस बात की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, उन्हें इस बात के लिए पहल करके करनी होगी। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये जो 2024 का चुनाव जिन मुद्दों के आधार पर भविष्य में वो लड़ना चाहते हैं, वो सारे के सारे मुद्दों को प्रभावित करने का काम खत्म हो जाएगा। अगर ये जनगणना का मुद्दा खड़ा होता है तो सीएए, एनआरसी, एनपीआर, कॉमन सिविल कोड, सारे के सारे मुद्दे एक ही झटके में उड़ जाए। इतना बड़ा मजबूत मुद्दा जनगणना का है। सीएए, एनआरसी, कॉमन सिविल कोड, एनपीआर, सारा का सारा मुद्दा एक साइड और जनगणना का मुद्दा एक साइड, इतना प्रभावशाली मुद्दा है। इस मुद्दे को ध्यान में रखकर हमें अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। जल्दी इसके ऊपर हम लोग अपना बड़ा कार्यक्रम घोषित करेंगे। आज के लिए साथियों इतना ही, धन्यवाद।